हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हम एक प्रकार की गति पढ़ चुके थे अपने पास, जो भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है उसमें जो ऑर्बिटल मोशन था उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, फॉर्मूला निकाल चुके थे। एस पी डी के लिए मैंने चुंबकीय आघूर्ण निकालना बता दिया था। आज अपन सेकंड बात करते हैं। तो सेकंड चुंबकीय आघूर्ण है वो किसकी वजह से उत्पन्न होता है, वो अपन जानते हैं कि वो कौन सी गति होती है। जो एक फर्स्ट होती है आपके पास इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, सेकंड होती है इलेक्ट्रॉन की स्पिन गति, यानी प्रचक्रण मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका आज का जो टॉपिक है वो क्या है, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण। कि प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण को आप कैसे निकालते हो उसकी बात करते हैं। तो देखो, जब अपन प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं, किसकी, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण की, तो इसमें क्या होता है, मान लिया कि प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं तो इसमें देखो जो कंसेप्ट है वो तो वही काम में लेना है जो अपन ने ऑर्बिटल में काम में लिया है। तो आप जानते हो कि जब उसको क्वांटीकरण के रूप में देखते हो, जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, चुंबकीय आघूर्ण। अब ये प्रचक्रण कैसे उत्पन्न होगा, प्रचक्रण यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन है एक पृथ्वी की तरह अपनी अक्ष पर क्या करता है, घूमता है। क्या करता है, इस तरीके से अपनी पृथ्वी की अक्ष की तरह या अपनी जो अक्ष होता है उसकी दूरी के परिधि चारों ओर घूमता है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रचक्रण कहलाता है। और उसी के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहलाएगा। तो सबसे पहले आप जानते हो कि जब ऑर्बिटल में जो कंसेप्ट लिए वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे अपन काम में ले रहे हैं, तो इसको समझना पहले। तो इसमें क्या है, देखो कि इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण कोणीय संवेग। अब यदि मैं कोणीय संवेग की बात करता हूँ किसके, ऑर्बिटल मोशन की, तो मैंने कोणीय संवेग क्या लिया था, वहां मैंने कोणीय संवेग लिया था L = L+1 और h कट लिया था। क्या लिया था, L+1 और h कट। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, जब s के लिए बात कर रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा, S वेक्टर = SS+1 h कट। ठीक है, इस टाइप से आएगा। अब इसमें ध्यान रखना ये दोनों S कैपिटल, यदि ये S कैपिटल लेते हो तो ये सब इसको आप स्मॉल थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाना, इस टाइप से बना लेना। मैंने भी लगभग एक जैसे बनाया, बट आप ध्यान रखना, याद रखना कि ये S बड़ा है तो ये S या तो स्मॉल कर देना इनको, या फिर थोड़ा सा चेंज कर देना ताकि ये S और ये S सेम ना दिखे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण कोणीय संवेग होगा, जब अपन बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहा था, राउंड चक्कर लगा रहा था क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पे क्या था, कोणीय संवेग उत्पन्न हो रहा था, उसका क्वांटीकरण यह आ रहा था। अब अपन क्या कर बता रहे हैं यहाँ पे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, स्पिन मोशन कर रहा है, एक अक्ष के परिधि घूम रहा है, तो उसका भी कुछ ना कुछ कोणीय संवेग होगा। तो वो कोणीय संवेग कितना होता है, S = SS+1 और h कट होगा। कितना होगा, S = SS+1 √h कट। अब आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है वो स्पिन कितनी होती है, या तो पॉजिटिव हाफ होती है या नेगेटिव हाफ होती है, उसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, 1/2। यदि मैं इलेक्ट्रॉन के लिए S = क्या लेता हूँ, 1/2 लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, S = √1/2 1/2+1 और h कट। क्या किया मैंने, ये 1/2 की वैल्यू रखी कहाँ पे, इस वाले इक्वेशन में, तो ये क्या आ गया, 1/2 आ गया, 1/2+1 कितना आ गया, तो ये कितना हो गया, 3/2 और 1/2 कितना हो गया, √3/4 कितना हो गया, √3/4, 4 2 से बाहर आ जाएगा अंडर से, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो क्या बचा, S = √3/2, क्या बचा, √3/2h। ये तो आपका क्या आया, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये आपका क्या आया, एक प्रचक्रण कोणीय संवेग आया है। क्या आया आपका, प्रचक्रण कोणीय संवेग। अब देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसी विशिष्ट दिशा के सापेक्ष, यानी अपन ने ऑर्बिटल में भी क्या लिया था, एक डायरेक्शन ली थी Z दिशा के सापेक्ष। तो वहाँ पे क्या लिया था, जो SZ था वहाँ पे क्या था आपका MS, वहाँ पे जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था, वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जब ऑर्बिटल के लिए बात की थी तो मैंने क्या लिया था, जो μL = ML और μB था, ये वाला फॉर्मूला लिया था। यहाँ पे अपन क्या काम में ले रहे हैं, यहाँ पे अपन काम में ले रहे हैं कि ये वाला हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पे ML की जगह तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका MS और μB क्या रहेगा, ऐसे का ऐसे, और जो μL था उसकी जगह क्या आ जाएगा, μS। इस टाइप से आएगा। तो ये मैंने लिख दिया कि किसी विशिष्ट दिशा के सापेक्ष लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, SZ = MS और μB, क्या आ जाएगा, MS और μB। अब आप जानते हो, यदि आपको फॉर्मूला याद हो ऑर्बिटल के लिए, मैंने एक और फॉर्मूला लिखा था क्या, कि जो μL है वो क्या होता है, E/2m L वेक्टर होता है। इस टाइप से मैंने लिखा था, बताओ लिखा था या नहीं लिखा। इसको मैंने किस रूप में कन्वर्ट किया था, E/2m L+1 और ये h कट कहाँ आ गया था आगे, और ये क्या बन गया था आपका μB L+1, ये वाली वैल्यू आई थी। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये काम में लिया है। तो इस तरीके से काम में लिया है, तो देखो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे काम आने वाला है। देखो क्या था आपके पास, ये वहाँ पे क्या निकाल रहा था अपना, μL निकल रहा था, अब यहाँ पे क्या निकलेगा, μS निकलेगा, तो ये मैंने μS लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना एक डिफरेंट आएगा, वो डिफरेंट क्या आएगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ रहा है GS। अब ये GS कहाँ से आया वो भी बताऊंगा।
ये देखो EH/2m था, तो ये मैंने क्या कर दिया EH/2m। अब यहाँ पे L की जगह क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका SS+1 और H कट। अब ये GS कहाँ से आया, GS एक फैक्टर कहलाता है जिसे बोलते हैं अपन प्रचक्रण गुणांक। क्या कहलाता है, प्रचक्रण गुणांक। अब यदि अपन बात करते हैं कि जब ऑर्बिटल के लिए बात करते तो क्या वहाँ GS नहीं आता, क्या वहाँ भी GS आता है, पर वहाँ पे अपन लेते नहीं है। क्यों, क्योंकि जो GS की वैल्यू यदि किसके लिए बात करें, ऑर्बिटल के लिए बात करते हैं, यानी कक्षीय गति के लिए बात करें, किसके लिए, कक्षीय गति के लिए जो GS का मान होता है वो कितना होता है आपका 1 होता है। तो ये वाली चीज़ आप अपन वहाँ पे क्या लेते हैं 1, इसलिए वहाँ पे अपन को GS नहीं दिखाई देता। बट यहाँ पे GS का मान क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, 2 होती है। एक तो पॉजिटिव हाफ होती है, एक नेगेटिव हाफ होती है। बल्कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है उसमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि वो 2 केस देगा, नहीं दे सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है वो क्या होती है, 2 केस में होती है, एक तो पॉजिटिव हाफ, एक नेगेटिव हाफ। यानी आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो +1/2 और एक -1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। 2 केस पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे जो GS है, जो प्रचक्रण गुणांक है, उसकी वैल्यू कितनी आती है, जो इसके प्रचक्रण के लिए कितनी आती है, 2 आती है। कितनी आती है, 2 आती है। तो ये तो जस्ट एक समझने वाला था कि जब ऑर्बिटल के लिए भी GL आता है, पर GL की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे GS की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी दिमाग में रखना। ठीक है, ये हो गया। तो μS = GS EH/2m SS+1 और GS एक प्रचक्रण गुणांक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, GS = कितना हो जाएगा 1/2। इलेक्ट्रॉन के लिए GS कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो, जब अपन जानते हैं कि जब इसमें प्रचक्रण के लिए GS का मान कितना हो जाएगा 2, तो मैंने क्या किया, GS की जगह क्या रख दिया, ये 2 रख दिया। EH/2m, तो देखो इस H कट को चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात एक ही है। EH/2m SS+1 था ही। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो SS+1 की मैंने वैल्यू निकाल रखी है। वो वैल्यू कौन सी निकाल रखी है बताओ, ये वैल्यू मैंने निकाल रखी है, ये वाली किसकी, S की वैल्यू, जो यानी ये वैल्यू है जो SS+1। केवल मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, पूरे S की नहीं कर रहा, ध्यान रखना। SS+1 इस अंडर रूट की बात कर रहा हूँ, ये आपका क्या है, अंडर रूट है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये H कट यहाँ से नहीं आएगा, तो क्या आएगा √3/2। या फिर यदि आप पूरे को लिखते हो तो फिर ये वाला H मत लिखना, पूरे को H इधर रखना, फिर वैल्यू रखना, फिर H को आगे लाना, ऐसे करना। तो ये क्या हो जाएगा √3/2। मैंने क्या, इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट की, तो ये क्या आ गया √3/2। 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो μS आएगा, वो क्या आएगा √3μB आएगा। क्या आएगा, μS = √3μB आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी सेम वही, किसी विशिष्ट दिशा में चुंबकीय आघूर्ण निकालना है या मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो वहाँ पे जो आता था वो वहीं सेम केस आ रहा है। देखो, जब ऑर्बिटल के लिए क्या लिया था, ऑर्बिटल के लिए अपन ने लिखा था, जो केस आ रहा था वो क्या आ रहा था, M, L और μB आ रहा था, यही आ रहा था। अब वहाँ पे GL की वैल्यू 1 थी, तो GL शो नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे GS की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे GS क्या आ रहा है, शो हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास MS/GS μB। क्या हो जाएगा, MS/GS μB। GS का मान कितना होता है प्रचक्रण के लिए, 2 होता है, तो ये मैंने 2 लिख दिया। MS ऐसे का ऐसे और μB ऐसे का ऐसे। अब MS की वैल्यू जानते हो, MS की वैल्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आती है, तो पॉजिटिव हाफ आएगी या नेगेटिव हाफ आएगी। तो इसलिए मैंने इसके लिए क्या लिखा, +-1/2। क्या लिखा, +-1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो क्या आएगा, μS Z = +-μB। क्या आ जाएगा, +-μB। तो इस तरीके से ये आपको पता लग गया, कुछ नहीं करना, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। केवल डिफरेंट कहाँ आ रहा है कि वहाँ पर GL की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण की बात करें तो यहाँ पे GS की वैल्यू एक प्रचक्रण गुणांक है, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। 2 क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे 2 केस पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन स्पिन अप भी देगा, इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन भी देगा, उसकी वजह से ये मान कितना आता है, 2 आता है। बल्कि ऑर्बिटल में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे क्या ले रहे थे, उसकी वैल्यू 1 ले रहे थे। तो ये आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आपको पता लग गया। ये इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल दिया, ये क्या निकाला मैंने, एक विशिष्ट डायरेक्शन में निकाल दिया। तो ये आपका फॉर्मूला आएगा, और इससे क्या निकलेगा, μS √3μB निकलेगा। और यहाँ पे यदि विशिष्ट दिशा में चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो क्या आ जाएगा, MS/GS μB। यहाँ पर GS का मान कितना होता है, 2 होता है, MS ऐसे का ऐसे और μB, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, टोटल चुंबकीय आघूर्ण की। तो अब ये तो क्या हो गया, देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा, ऑर्बिटल मोशन पढ़ लिया। अब फिर अपन ने क्या पढ़ा, ये चुंबकीय आघूर्ण पढ़ लिया, यानी प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण, यानी एक तो L के लिए पढ़ा, एक S के लिए पढ़ा। अब यदि एक टर्म और आती है आपका टोटल चुंबकीय आघूर्ण, क्या आती है आपके पास, टोटल चुंबकीय आघूर्ण, यानी कुल चुंबकीय आघूर्ण।
कुल चुंबकीय आघूर्ण भी आप जानते हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो कि J इज इक्वल टू क्या होता है, जहां पर L होगा यानी जहां पर कक्षीय कोणीय संवेग होगा और जहां पर प्रचक्रणीय कोणीय संवेग होगा वहां पर इसका दोनों को ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा, टोटल कोणीय संवेग मिलेगा J। तो जो J इज इक्वल टू क्या होता है, L वेक्टर प्लस का क्या होता है, S वेक्टर। अब यहाँ पे देखो जब L क्वांटीकृत होता है तो L प्लस 1 H कट आता है, S क्वांटीकृत होता है तो S प्लस 1 H कट आता है। जब ये दोनों क्वांटीकृत है, ये दोनों क्वांटीकृत है तो ये भी क्वांटीकृत होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, J प्लस 1 H कट आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, J प्लस 1 H कट आएगा। अब यदि यहाँ पे देखो L इज इक्वल टू मैंने फॉर्मूला लिखा है L प्लस 1, तो ये क्या है, सभी सिग्मा L I का जो इक्वल होगा, यानी ये स्मॉल क्या लिया है, इसमें ज़्यादा केस हो तो क्या करेंगे, सबका जो सिग्मा रूप होगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल L। सेम यही कंसेप्ट सिग्मा S का रूप होगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल S, और J के लिए सेम J के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मैंने J के लिए म्यू J लिखा है, देखो पहले म्यू L के लिए लिखा था, फिर म्यू S के लिए लिखा, फिर मैं टोटल के लिए लिख रहा हूँ। तो म्यू J क्या लिखा है, तो म्यू J सेम यही कंसेप्ट, यहाँ पे ml था, वहाँ ऑर्बिटल के लिए ml था, स्पिन के लिए ms था, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, GJ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, GJ आ जाएगा, सॉरी ये इसकी जगह, किसकी जगह, इसकी जगह। वहाँ पर क्या था आपका, जब ऑर्बिटल के लिए बात की तो GL की वैल्यू कितनी थी, 1, इसलिए वहाँ GL नहीं लिखा था। यहाँ पे GS की वैल्यू 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है, GS लिखा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, टोटल के लिए क्या आ जाएगा, GJ आएगा। और यह GJ क्या कहलाता है, एक लांडेजी फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, लांडेजी फैक्टर, जो किससे डिफाइन होता है, कुल चुंबकीय आघूर्ण में डिफाइन होता है। तो वहाँ पर ये GJ क्या कहलाएगा, लांडेजी फैक्टर कहलाएगा। म्यू भी ऐसे का ऐसे है तो म्यू भी ऐसे का ऐसे। तो देखो यहाँ पे म्यू J की बात कर रहा है, कौन, म्यू J की बात कर रहा है, तो अपने पास क्या निकला था, म्यू L की बात की तो म्यू भी L प्लस 1 निकला था, वहाँ पे GL की वैल्यू 1 थी। म्यू S के लिए बात की तो यहाँ पे क्या आ गया था, 2 आ गया था म्यू भी, और यहाँ पे क्या हो गया था, S हो गया था। यदि मैं J के लिए बात करता हूँ तो J के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, G के लिए हो जाएगा म्यू J इज इक्वल टू GJ, क्या है आपका, एक लांडेजी फैक्टर आ गया जिसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, म्यू भी ऐसे का ऐसे आ गया, और जो यहाँ पे क्या आ गया, J प्लस 1। अब ध्यान रखा, यदि यहाँ पे अपन कैपिटल J लिया है, यदि ये इसको अपन ऐसे मानते हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, J प्लस 1 और H कट, यानी स्मॉल और कैपिटल में इस तरीके से रिलेशन बना सकते हो। यदि सेम ना बनाओ तो गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, बट आपको डिफरेंट करना हो तो J प्लस 1 स्मॉल में कर सकते हो। अब ये क्या कहलाता है आपका, जो GJ आया, ये GJ क्या कहलाता है आपका, एक लांडेजी फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, लांडेजी फैक्टर, जिसकी वैल्यू अपन कहाँ से निकालते हैं, जिसकी वैल्यू निकालती है 1। अब ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, ये जो LCM है ये पूरे के साथ ले लेते हैं, ये पूरी के साथ नहीं होता, ये केवल इतनी टर्म के साथ होता है, 1 एक अलग रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, 1 प्लस JJ प्लस 1 SS प्लस 1 माइनस LL प्लस 1 2JJ प्लस 1, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर कंपटीशन एग्जाम में इसकी वैल्यू पूछी जाती है। कोई भी एक दे देगा और कहेगा कि इसके लांडेजी फैक्टर की वैल्यू बताइए, इसलिए मैंने इसको लाल ब्रैकेट से बंद कर दिया है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, लांडेजी फैक्टर याद रखना है कैसे, 1 प्लस J प्लस S माइनस L, शॉर्ट में याद रखना है 1 प्लस J प्लस S माइनस L, यानी J लेना है प्लस S लेना है माइनस L करना है, तो ये क्या आ जाएगा, तो देखो J की जगह क्वांटीकृत राशि लिख ली, J प्लस 1 SS प्लस 1 माइनस LL प्लस 1। H कट आता तो H कट यहाँ से इसका H कट और इसका H कट कॉमन आके क्या हो गया, हट गया, तो ये क्या हो जाएगा 2JJ प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि H कट तो तीनों से बाहर आता तो इसलिए वो ये आएगा। तो ये आपका जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका लांडेजी फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लांडेजी फैक्टर। और जब इलेक्ट्रॉन की शुद्ध कक्षीय गति के लिए बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की, जब मैंने बताया था, जब इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति होती है तो उसके लिए GL का मान कितना होता है, 1। जब इलेक्ट्रॉन की शुद्ध प्रचक्रण गति होती है तो जिसके लिए GS कितना होता है, 2। और यदि म्यू J की बात करें तो म्यू J की देखो, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्टर तीनों के लिए अलग अलग आएंगे। ऑर्बिटल के लिए क्या आया आपके पास, GL जिसकी वैल्यू 1, प्रचक्रण के लिए क्या आया, प्रचक्रण गुणांक जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। और जब अपन इसकी बात कर रहे हैं J के लिए तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, लांडेजी फैक्टर GJ। तो देखो यहाँ पे GJ आ गया, ML MS की ML और MS था वहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा MJ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू भी। तो सेम कंसेप्ट वही है जो ऑर्बिटल वाला था, इसलिए मैंने ऑर्बिटल वाले को एक क्लास में करवाया है, बाकी इन दोनों को एक ही क्लास में करवाया है। तो इससे आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, यहाँ से आपको ये पता लगा कि कुल चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला जा सकता है, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला जा सकता है, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला जा सकता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है, देखो मैंने एक यहाँ पे नोट लिखा है, इस नोट में इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें लिखी है। क्यों, क्योंकि इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल आने वाले हैं, तो उन न्यूमेरिकल को इनकी सहायता से अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्या है, देखो नोट में क्या लिखा है कि जो म्यू एल और म्यू एल जेड के लिए जो फॉर्मूला निकला था वो वैल्यू लिखी है। म्यू एल इज इक्वल टू म्यू बी अंडर रूट एल एल प्लस 1,
म्यू एल इज इक्वल टू जेड एम एल म्यू बी। ठीक है, ये आपको याद ही होगा, अपन ने पहले इसके लिए एस के लिए निकाला है, पी के लिए, डी के लिए निकाला है। फिर क्या आता है आपके पास म्यू एस के लिए क्या आता है, जी एस क्या है, एक पृथक्करण गुणांक है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है इलेक्ट्रॉन के लिए। म्यू बी ऐसे का ऐसे, जे की एल की जगह क्या आ जाएगा, एस एस प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, जी एस की वैल्यू 2 म्यू बी अंडर रूट एस एस प्लस 1। ये क्या आएगा, म्यू एस जेड के रेस्पेक्ट में, तो जी एस एम एस और म्यू बी, तो ये कितना हो जाएगा 2 एम एस और म्यू बी। और ये क्या आपका जे के लिए बात की, तो जी जे क्या आपका एक लांडेजी फैक्टर है, तो म्यू बी ये आ जाएगा। ठीक है, जे जे प्लस 1, और इसके लिए यानी ये तीनों के लिए फॉर्मूला आ गया। यानी देखो तीनों के लिए फॉर्मूला कैसे आया आपके पास, ये वाला तो किसके लिए आया है, ऑर्बिटल के लिए, ये वाला किसके लिए आया है, ऑर्बिटल के लिए। ये वाला जो दोनों आए हैं ये किसके लिए आया आपके पास, स्पिन के लिए। किसके लिए आया है, स्पिन के लिए। और जो ये वाले दोनों आए ये आए आपके पास टोटल के लिए, ये आपके पास किस लिए आए, टोटल के लिए। डिफरेंस क्या आया कि उसमें जो ऑर्बिटल के लिए जीएल का मान 1, बाकी आप फॉर्मूला या एक याद है तो तीनों रख सकते हो। फिर स्पिन के लिए क्या आया, जीएस का मान 2, और जो टोटल के लिए क्या आया, लांडेजी फैक्टर, जिसकी वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कक्षक पर, जो कक्षक दिया हुआ उसके बेस पे लांडेजी फैक्टर निकलेगा, क्योंकि इसमें जे भी चाहिए, एस भी चाहिए और एल भी चाहिए। अपॉन में क्या है 2 जे जे प्लस 1। ध्यान रखना कंफ्यूजन में इस पूरे को एलसीएम में एक साथ मत लेना, एक अलग है, पहले इसको सॉल्यूशन होगा, ये एलसीएम इसके साथ आएगा, फिर ये इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पृथक्करण चुंबकीय आघूर्ण और कुल चुंबकीय आघूर्ण हो गया। अब इसमें लिखते हैं अपन, तो लिखो इसमें टॉपिक लगाओ पहले सेकंड, पृथक्करण चुंबकीय आघूर्ण, पृथक्करण चुंबकीय आघूर्ण। फिर उसमें लिखो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति के साथ साथ, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति के साथ साथ स्वयं की दूरी के परित या स्वयं के अक्ष के सापेक्ष, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति के साथ साथ स्वयं के अक्ष के सापेक्ष पृथ्वी के समान घूर्णन गति करता हुआ, पृथ्वी के समान घूर्णन गति करता हुआ माना जा सकता है। स्वयं के सापेक्ष पृथ्वी के समान घूर्णन गति करता हुआ माना जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की इस गति को पृथक्करण गति कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की इस गति को पृथक्करण गति कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के पृथक्करण कोणीय संवेग को, और इलेक्ट्रॉन के पृथक्करण कोणीय संवेग को S से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन के पृथक्करण कोणीय संवेग को S से व्यक्त करते हैं। यहाँ तक लिख लो, यहाँ से लिखकर यहाँ तक लिखो एक बार। यहाँ तक ये जो रेड मार्कर किया है यहाँ तक लिखो, फिर वापस थ्योरी की 2 लाइन लिखनी है। लिख दिया, आगे लिखो। इसके बाद इसमें लिखो किसी विशिष्ट दिशा z अक्ष के सापेक्ष, किसी विशिष्ट दिशा z अक्ष के सापेक्ष, किसी विशिष्ट दिशा z अक्ष के सापेक्ष पृथक्करण कोणीय संवेग, पृथक्करण कोणीय संवेग S का अभिविन्यास भी क्वांटीकृत होता है। किसी विशिष्ट दिशा z अक्ष के सापेक्ष, किसी विशिष्ट दिशा z अक्ष के सापेक्ष पृथक्करण कोणीय संवेग S का अभिविन्यास भी, S का अभिविन्यास भी क्वांटीकृत होता है। इसके केवल 2 संभावित मान हो सकते हैं। इसके केवल 2 संभावित मान हो सकते हैं।
ब्रैकेट में लिख लेना स्पिन अप और स्पिन डाउन, ब्रैकेट में लिख लेना स्पिन अप और स्पिन डाउन। अब ये आप यहाँ तक लिखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, नीचे तक, यहाँ तक लिखो। देखो एग्जाम में जो डेरिवेशन आप करते हो उसमें बहुत जने क्या करते हैं, जैसे मैंने बोर्ड पर किया सेम टू सेम ऐसा डेरिवेशन करके आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत नहीं है, बट उसमें नंबर कभी भी पूरे नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे ये वाला कंसेप्ट आ रहा है तो ये कहाँ से आया, इसकी थ्योरी की 2 लाइन जरूरी है आपके लिए, तो वो मैं आपको लिखाते हुए चल रहा हूँ। तो जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ वही आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो एक एक टर्म उससे क्या होती है, एक एक टर्म भी कंसेप्ट का क्लियरेशन होता है और अपन को पता लगता है कि हर टर्म कहाँ से आ रही है, और आगे को जो कॉपी चेक करता है उसको भी समझने में आसानी रहती है कि भाई ये टर्म यहाँ से आई है, तो उसको नंबर देने में भी आसानी रहती है। नहीं तो उसको पता ही नहीं लगता, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हो और उसको पता ही नहीं कि ये 20 वाली टर्म कहाँ गई या कहाँ से आई, ठीक है। लिखो यहाँ तक। फिर लिखो इसमें, यहाँ GS प्रचक्रण के लिए एक गुणांक है, यहाँ GS प्रचक्रण के लिए एक गुणक है, यहाँ GS प्रचक्रण के लिए गुणक है। इलेक्ट्रॉन के शुद्ध प्रचक्रण गति के लिए, इलेक्ट्रॉन के शुद्ध प्रचक्रण गति के लिए इसका मान GS बराबर 2 होता है। इलेक्ट्रॉन के शुद्ध प्रचक्रण गति के लिए इसका मान GS इक्वल टू 2 होता है, और इसे लांडे विपाटन गुणांक भी कहते हैं, और इसे लांडे विपाटन गुणांक, इसे लांडे विपाटन गुणांक भी कहते हैं। किसको? GS को, ये लिख लेना, इसे लांडे विपाटन गुणांक भी कहते हैं। फिर ये जो मैंने लिखा ये वाला लिख लो कंप्लीट यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक, जो आपका सेकंड का जो एंड है ये लाल लाइन है, यहाँ तक लिख लो। ये ऊपर जो मैंने ऑर्बिटल का समझाया था ये मत लिखना, ये केवल समझाने के लिए था, कंपेयर करते हुए बताया इसलिए। फिर लिखो थर्ड, लिखो कुल चुंबकीय आघूर्ण टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। थर्ड लिखो कुल चुंबकीय आघूर्ण टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें लिखो कक्षीय कोणीय संवेग ब्रैकेट में L वेक्टर, कक्षीय कोणीय संवेग ब्रैकेट में L वेक्टर तथा प्रचक्रण कोणीय संवेग S वेक्टर। कक्षीय कोणीय संवेग L वेक्टर तथा प्रचक्रणीय कोणीय संवेग S वेक्टर के सदिश योग के बराबर होता है। कक्षीय कोणीय संवेग L वेक्टर तथा प्रचक्रण कोणीय संवेग S वेक्टर के सदिश योग के बराबर होता है। और ये वाला फॉर्मूला लिख दो, J इक्वल टू L प्लस S, और ये वाला लिख लेना, केवल ये वाला लिखना, ये और ये। फिर इसमें फर्स्ट पॉइंट A लगा के लिखो, फिर उसमें फर्स्ट पॉइंट A लगाओ और उसमें लिखो कि सभी इलेक्ट्रॉन का परिणाम, कि सभी इलेक्ट्रॉन का परिणाम कक्षीय क्वांटम संख्या, सभी इलेक्ट्रॉन का परिणाम कक्षीय क्वांटम संख्या उनकी कक्षीय क्वांटम संख्या Li के स्मॉल li, सभी इलेक्ट्रॉन का परिमाण या परिणाम, सभी इलेक्ट्रॉन का परिणाम कक्षीय क्वांटम संख्या उनकी कक्षीय क्वांटम संख्या Li के
उनकी कक्षीय क्वांटम संख्या Li के योग के बराबर होता है। Li के योग के बराबर होता है। और इसमें जो ये वाला लिखा है, ये वाला लिख लो, ये वाला, ये जो L के लिए लिखा है ये दोनों लिख लो, ठीक है। फिर लिखो B, फिर लिखो B, B में लिखो सभी इलेक्ट्रॉन के परिणाम, सभी इलेक्ट्रॉन के परिणाम प्रचक्रण क्वांटम संख्या को, सभी इलेक्ट्रॉन के परिणाम प्रचक्रण क्वांटम संख्या को, सभी इलेक्ट्रॉन के परिणाम प्रचक्रण क्वांटम संख्या को उनके कुल प्रचक्रण क्वांटम संख्या SI से व्यक्त करते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन के परिणाम प्रचक्रण क्वांटम संख्या को उनके कुल प्रचक्रण क्वांटम संख्या, उनके कुल प्रचक्रण क्वांटम संख्या SI से व्यक्त करते हैं, SI से व्यक्त करते हैं। और ये जो S वाला लिखा है ये लिख लीजिए, ये वाला। फिर थर्ड लिखो कुल कोणीय संवेग J, कुल कोणीय संवेग J कक्षीय कोणीय संवेग L, कुल कोणीय संवेग J कक्षीय कोणीय संवेग L तथा प्रचक्रण कोणीय संवेग S के, तथा प्रचक्रण कोणीय संवेग S के सदिश योग के बराबर होता है, S के सदिश योग के बराबर होता है। L तथा S के मान, L तथा S के मान ज्ञात कर, L तथा S के मान ज्ञात कर कुल कोणीय संवेग का मान ज्ञात किया जाता है। L तथा S के मान ज्ञात कर कुल कोणीय संवेग का मान ज्ञात किया जाता है। इसे LS युग्मन भी कहते हैं, इसे LS युग्मन भी कहते हैं, इसे LS युग्मन भी कहते हैं। तो ये लिख लो पहले, फिर आप यहाँ से लेकर ये यहाँ तक कंप्लीट जो J तक है यहाँ तक लिखो। कहाँ तक? यहाँ तक। ये लिख लो, यहाँ पर लिख लेना हिंदी में कि ये क्या कहलाता है, आपका लॉन्डेजी फैक्टर कहलाता है। लिख दिया होगा। इसके बाद ये नोट लगा के लिख लेना। यहाँ तक तो हो गया आपका टोटल। अब ये इसके आगे ये नोट लगा के लिख लो, ये ऑर्बिटल के लिए, ये एस के लिए, ये जे के लिए। ये जब आपको फॉर्मूले याद होंगे तो इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल कोई सा भी आ जाए कर सकते हो। तो इसको एक नोट बना के एक ब्रैकेट में एक बॉक्स बना के लिख लो इन 6 फॉर्मूलों को। तो देखो अपन ने क्या क्या बता दिया। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के बारे में पढ़ लिया, उसका चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं वो देख लिया। फिर मैंने क्या देखा कि जो सेकंड नंबर का था प्रचक्रण गति, उसका चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं वो बताया। उसके बाद कुल चुंबकीय आघूर्ण में आप निकाल सकते हो, और ये आप नोट लिख लीजिए, ठीक है।
अब इसके कुछ एग्जाम्पल है वो अपन कब देखेंगे, इसकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है वो कैसे आते हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट कहलाता है वो क्या कहलाया, जब अपन टोटल जे निकालते हैं तो इस तरीके से ये वाला कंसेप्ट एलएस युग्मन भी कहलाता है। तो यदि आपको एग्जाम में पूछता है एलएस युग्मन को बताइए, तो एलएस युग्मन भी क्या होता है आपका, यही होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो आराम से। अब नेक्स्ट पॉइंट लगाइए, नेक्स्ट लगाइए, देखो कक्षीय गति के कारण हो गया, प्रचक्रण गति के कारण हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब क्या बचा आपका, अब बचा आपका नाभिक का केस में, नाभिक में जो न्यूक्लियन होते हैं उसकी प्रचक्रण गति, किसकी, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन की प्रचक्रण गति। तो टॉपिक लगाइए आप, छोटा सा है, उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, वो केवल एक कंसेप्ट है। लगाइए थर्ड, क्या आप फोर्थ लगा दो, थर्ड पॉइंट लगाया तो फोर्थ लगा दो कि क्या नाभिक में न्यूक्लियन की प्रचक्रण गति, इससे भी क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है या चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो नाभिक में न्यूक्लियन की प्रचक्रणीय गति, नाभिक में न्यूक्लियन की प्रचक्रणीय गति, इसमें लिखो, जो लिखाता हूं वो लिख लो पहले। इसमें लिखो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय व प्रचक्रण गति से संबंधित, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय व प्रचक्रण गति के साथ साथ, ऐसे लिखना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति व प्रचक्रणीय गति के साथ साथ न्यूक्लियन की प्रचक्रण गति के द्वारा भी, न्यूक्लियन की प्रचक्रण गति के द्वारा भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसका मान निम्न होता है, जिसका मान निम्न होता है, जिसका मान निम्न होता है। जिसका मान क्या होता है, निम्न होता है। तो ये वाला मान होता है किसमें, जब नाभिक प्रचक्रण गति करता है और उसका क्या निकालना हो, आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालना हो, तो क्या से निकालोगे, म्यू एस इज इक्वल टू E/2 MP/h। MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, H क्या है यहाँ पे, H कट, H क्या है यहाँ पे, H कट। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये H यहाँ पे क्या है, H कट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो नाभिक में न्यूक्लियन की प्रचक्रण गति होती है उसका चुंबकीय आघूर्ण आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ऑर्बिटल का आप सीख ही चुके हो, और किसका सीख चुके हो आप, उसका भी सीख चुके हो, मैग्नेटिक का भी या टोटल का भी। ठीक है, फिर इसमें लिखो, इसे नाभिकीय मैग्नेटॉन कहते हैं, इसे नाभिकीय मैग्नेटॉन कहते हैं, इसे नाभिकीय मैग्नेटॉन कहते हैं, इसे नाभिकीय मैग्नेटॉन कहते हैं। जहाँ पर MP प्रोटॉन का द्रव्यमान है, जहाँ पर MP प्रोटॉन का द्रव्यमान है, जहाँ पर MP प्रोटॉन का द्रव्यमान है, तो देखो मैं यहाँ पे आपको दो वैल्यू लिख के बता रहा हूँ। एक तो वैल्यू लिख रहा हूँ कौन सी, म्यू एस की, एक वैल्यू लिख रहा हूँ म्यू बी की। दोनों की वैल्यू अलग अलग है। देखो ये क्या है, आपका बोर मैग्नेटॉन है, ये क्या है आपका प्रचक्रण के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण आता है वो है। यदि आप फॉर्मूला देखोगे तो ये आपको सेम दिख रहा होगा, पर इसमें कुछ डिफरेंस आता है, कुछ वैल्यू का डिफरेंस आता है। वो वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। देखो वो वैल्यू है आपकी 5.05 × 10⁻⁻27
ये लिख लेना। और जो म्यू बी है वो रहता है आपका 9.27, ये तो वैल्यू आप सब जानते ही हो, 10⁻24। यानी इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, एक 10⁻27 है और एक 10⁻24 है। लिख लो यहाँ पे कि यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू इस कोटि की होती है और म्यू बी की वैल्यू इस कोटि की होती है। लिख लो यहाँ पे म्यू एस का मान ये होता है और म्यू बी का मान ये होता है। फिर लिखना यहाँ पर म्यू बी का मान, यहाँ पर म्यू बी का मान म्यू एस की तुलना में, यहाँ पर म्यू बी का मान म्यू एस की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। यहाँ पर म्यू एस का मान म्यू बी की तुलना में, म्यू बी का मान म्यू एस की तुलना में ज़्यादा कौन है, ये है 10⁻24। ये क्या इससे भी कम है, यानी ये क्या ज़्यादा होगा, यानी म्यू बी का मान म्यू एस की तुलना में 10⁻3 गुना अधिक होता है, 10⁻3 गुना अधिक होता है। दस की घात 3 गुना अधिक होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका नाभिक में न्यूक्लियन की प्रचक्रण गति हो गई। तो इसमें केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। तो देखो अपन ने जो जहाँ से अपन को चुंबकत्व गुण का पता लगता है या चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं वो मैंने तीनों बता दिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की कक्षा गति, उससे चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाल सकते हैं, प्रचक्रण के लिए बता दिया और किसके लिए बता दिया, नाभिक का जो प्रचक्रण था उसके लिए भी बता दिया। वैसे ये कई बार पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाता है वो ऑर्बिटल और स्पेस से रिलेटेड ही पूछा जाता है, तो भी आपको ये लिखना जरूरी था। तो मैंने जितना जरूरत थी उतना आपको करवा दिया, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ये आपका जो टॉपिक था ये कंप्लीट कवर, तीनों गतियाँ थी वो मैंने कंप्लीट करा दी है। अब इसके आगे अपन क्या करेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप सभी को धन्यवाद।